हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है ना डिस्कशन का, वो है कि आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डेली के डेली टॉप 20 एमसीक्यूज करेंगे जो कि बेनिफिशियल होंगे आप लोगों के लिए। अगर आप लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से है, किसी भी बोर्ड से है, अदर बोर्ड से, कोई टेंशन नहीं है। बस आपको इन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है ताकि आप अपनी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल तक लेके जा सको। ठीक है, तो क्योंकि आपके 10 ही चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, ओवरऑल है ना 10 है सिलेबस में आपके केमिस्ट्री के चैप्टर। तो डेली ना हम क्या करेंगे कि डेली हम 20-20 एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। कितने कर लेंगे? डेली 20-20 एमसीक्यूज कर लेंगे। एक बार हम ऐसे ही सारे चैप्टर्स के मतलब 10 चैप्टर के 20-20 एमसीक्यू करेंगे डेली, जो कि आपके 1-1 मार्क के होंगे। उसके बाद फिर हम ऐसे ही 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3-3 वाले, और उसके बाद में फिर हम ऐसे ही लॉन्ग टाइप के आपके क्वेश्चन करेंगे। 1.5 से 2 महीना ये सीरीज चलेगी और इसमें हम पूरा का पूरा अच्छे से डिटेल में हर एक क्वेश्चन को एनालाइज भी कर लेंगे, सीख भी लेंगे। और अगर आप लोग ये वीडियो एक रेगुलर वे में देखोगे तो केमिस्ट्री में आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आपकी बोर्ड की एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, तो आपको अब तैयारी करनी पड़ेगी हर हालत में। ठीक है, तो भाई लग जाओ तैयारी पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना हम टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले ना मैंने जो चैप्टर चूज किया आप लोगों के लिए वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, इसका कोई खास रीजन नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इससे स्टार्ट कर लिया, बाकी करेंगे हम सारे। ठीक है जी, तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें टॉप 20 एमसीक्यूज है फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। सबसे पहले आपके पास है देखो क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको करना ये है कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है इस निकेल Cl4 2 नेगेटिव। मतलब आपके पास एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है निकेल का, वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपको क्या निकाल देना है? मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इक्वल्स टू अंडर द रूट n इंटू n प्लस 2, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बोहर मैग्नेटोन, जिसको हम लिखते हैं bm। क्या लिखते हैं? bm, बोहर मैग्नेटोन। जहां पे n जो है हमारे पास, n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। तो निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है प्यारे प्यारे बच्चों? निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28, दैट इज 28। ठीक है, अगर इसका 28 एटॉमिक नंबर है तो इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 3d8 4s2। कितने होंगे? 3d8 4s2। लेकिन अब ये मैंने लिख तो दिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, लेकिन वैलेंस शेल में एक्चुअली में कितने हैं ये कब पता चलेगा? जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर दूंगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए करना ये है कि सबसे पहले ना आप निकेल को x मान लो, क्योंकि ये मेटल है तो सेंट्रल मेटल को हम मान लेते हैं x, क्योंकि उसकी मेरे को निकालनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसको मैंने x मान लिया। साथ ही में फिर Cl एक नेगेटिव लिगेंड होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है -1, तो -1 इंटू 4 Cl है तो -1 इंटू 4 इक्वल्स टू -2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज कितना है? -2। तो यहाँ से अगर आप लिखोगे तो x माइनस 4 इक्वल टू -2 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई? +2। तो निकेल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आई जी, कितनी आई? वो +2। तो +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन हमने आउट कर दिए 4s से, तो बचा कितना? 3d8 4s0। कितना बचा? 3d8 4s0। तो d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, s में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो अब अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे तो 1 2 3 4 ये है हमारा 3d का एक डब्बा जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री में ऑर्बिटल। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, कर दिया 8 इलेक्ट्रॉन फिल। अब देखो इन दो डब्बों के अंदर ना मेरे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, मींस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। कितने हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 2। तो अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो इस फॉर्मूला के अंदर आप लोग पुट कर दो n की वैल्यू कितनी? 2। ठीक है, तो पुट करेंगे उससे पहले हम थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना ले ताकि हमारे n आके आराम से बैठ पाए। चलो अब इस फॉर्मूला के अंदर अगर मैं वैल्यू लिखती हूँ तो अंडर द रूट 2 प्लस 2। ठीक है, बोहर मैग्नेटोन। तो 2 और 2 कितना है? 4, 4 2 कितना होता है? 8। तो अंडर रूट कितना आ गया? 8 आ गया। अब रूट 8 की वैल्यू अगर आप लोगों को नहीं पता, बस इतनी सी बात याद रखना, देखो रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। लेकिन ये कितना है? रूट 8, मतलब 4 और 9 के बीच में है 8, और 9 से तो पहले ही है 8। तो अगर रूट 9 की वैल्यू 3 है तो रूट 8 की वैल्यू कितनी होगी? 2.9 के आसपास होगी ना। तो ऐसा ऑप्शन देखो सिर्फ बी ही है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला। कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? बी वाला। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा दिमाग आप लोग भी लड़ा सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको लड़ा के दिखाया है, क्योंकि मेरे अंदर दिमाग है। अब आप लोग बताओ आप लोगों के अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट कौन सा, बी वाला। ठीक है, इसके बाद अब आप आ जाओ अपने सेकंड वाले सवाल पे, जिसमें आपको ना देखो दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ये दे रखे हैं और इनसे पूछा है कि एग्जिबिट कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म ये एग्जिबिट करते हैं, लिंकेज, ऑप्टिकल, आयनाइजेशन या फिर कोऑर्डिनेशन। तो इसमें देखो कोबाल्ट है, इसमें भी कोबाल्ट है, NH3 NH3 NO3 SO4 SO4 NO3। तो क्या अलग लगा, अलग सिर्फ मेरे को ये लगा कि इसमें NO3 अंदर बैठा है, इसमें NO3 एक काउंटर आयन की फॉर्म में बाहर बैठा हुआ है। इसमें SO4 काउंटर आयन है, इसमें SO4 अंदर एक लिगेंड की तरह पे बैठा हुआ है। तो ऐसे जब आपको एक्सचेंज मिलता है काउंटर आयन के साथ किसी भी अंदर वाले एक लिगेंड्स का, तो ऐसे जो आइसोमेरिज्म होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कौन से होते हैं वो, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 का बी। लिंकेज क्यों नहीं है, देखो लिंकेज इसलिए नहीं है क्योंकि लिंकेज होने के लिए ना आपके पास क्या होना चाहिए था, एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए था। ठीक है, फिर ऑप्टिकल होने के लिए आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना था, एटलीस्ट एक बाइडेंटेड लिगेंड होना था और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होनी थी। कोऑर्डिनेशन होने के लिए आपके पास ऐसे दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होने थे और इनके मेटल्स आपस में एक्सचेंज होने थे। ये सारी कंडीशंस मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है, नहीं पढ़ी तो जाके देखना आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा इन वीडियोस की प्लेलिस्ट का, तो कृपया करके जाके देख लेना। ठीक है, तो 2 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। अच्छा, ये वाला सवाल मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, हर बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को कसम है कि ये एक सवाल आप करके जाओगे। ठीक है जी, तो सेकंड का था करेक्ट ऑप्शन बी वाला, फर्स्ट का था करेक्ट ऑप्शन बी वाला ही। अच्छा, बी चल रहा है। अब आ जाओ देखो आप अपने सवाल नंबर 3 पे, जिसमें क्या पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंट्रल एटम एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से या इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स में से किस वाले के सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +3 है। कितना है, +3। तो चलो एक एक करके निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, बाहर इसमें काउंटर आयन जो है वो है पोटेशियम, तो इसको कैसे आप ब्रेकआउट करोगे, 2K पॉजिटिव निकल CN4 ओवरऑल कितना आ जाएगा, 2 नेगेटिव। ठीक है, अगर लेफ्ट में काउंटर आयन होता है तो उसके ऊपर रहता है प्लस चार्ज, राइट में काउंटर आयन होता है तो वो अपने ऊपर रखता है नेगेटिव चार्ज। अपने ऊपर जो चार्ज रखता है उसके अपोजिट वो छोड़ता है फिर किसके ऊपर, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर। आई बात समझ। अब निकल का अगर मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो निकल को मैं क्या मान लू, मैं X मान लू, मान लिया मैंने X प्लस साइनाइड फिर से एक नेगेटिव लिगेंड होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है -1, तो -1 इंटू 4 इक्वल्स टू -2, तो x -4 इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +2। मतलब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के कितनी आई है, +2, बट पूछा कितना है, +3, तो ए वाला तो ऑप्शन नहीं है। इसके बाद इसको देखो करके, इसको तोड़ो, 4K पॉजिटिव FeCN4 4 नेगेटिव, इसकी आप अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आएंगी, 0, निकाल के देख लेना। ठीक है, इसकी अगर आप देखते हो तो इसको मान लो X प्लस, ये क्या है, ऑक्सोलेटो, ऑक्सोलेटो के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -2, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो C2O4 2 नेगेटिव ऐसे। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज होगा -2, तो -2 इंटू, क्योंकि 3 है लिगेंड, तो -2 इंटू 3 इक्वल्स टू ओवरऑल कितना है, -3, तो x -6 इक्वल्स टू -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3, और अगर +3 आ गई तो इससे अच्छी तो बात कुछ है ही नहीं क्योंकि यही हमसे पूछा था। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑप्शन नंबर 3 के अंदर कितनी है, +3 है सेंट्रल मेटल की, दैट मीन्स दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, कौन सा, सी वाला। इसके अंदर भी अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि अमीन यहाँ पे एक न्यूट्रल लिगेंड है जिसके ऊपर 0 चार्ज होता है, तो फिर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, मीन्स +2 ही है। तो थर्ड का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। आई इतनी बात समझ। अब आज आप आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें क्या पूछा है कि विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड्स। देखो ये दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स हैं, ये दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स हैं। आप देखो यहाँ पे कोबाल्ट है NH3 के साथ, यहाँ पे क्रोमियम है NH3 के साथ, Cr है Cn के साथ और CO है Cn के साथ। मीन्स यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करते हो अगर, कि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के अंदर एक्सचेंज हो रहा है किसका, मेटल्स का। मीन्स यहाँ पे अमीन के साथ है क्रोमियम और यहाँ पे Cn के साथ क्या है, कोबाल्ट। और जब ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के अंदर मेटल का एक्सचेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो अगेन फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला।
ठीक है। लिंकेज नहीं होएगा, आयनाइजेशन नहीं होएगा, क्योंकि लिंकेज में एम्बिडेंटेड लिगेंड का होना जरूरी था, आयनाइजेशन में अंदर से बाहर काउंटर आयन का ट्रांसफर होना जरूरी था, और हाइड्रेटेड में वाटर मॉलिक्यूल के साथ कुछ होना जरूरी था। आ रही है इतनी बात समझ? तो ये सब नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये नहीं है ये वाले। तो फिर कौन सा बचा? फिर फोर्थ का बचा है सी वाला। ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखो द कंपाउंड्स, आपको ने कंपाउंड्स दे रखे हैं और पूछा है फिर से कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म ये शो करते हैं। अच्छा, आप लोग ये मत बोलना कि आपने सारे क्वेश्चन ऐसे डाल दिए, सारे नहीं, सिर्फ मैंने 3 से 4 इस टाइप के क्वेश्चन डाले हैं। रीजन ये है क्योंकि ऐसे सवाल आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने थोड़े से बस 1 या 2 ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाले हैं औरों से। ठीक है। तो देखो यहाँ पे Cr वाटर 6 Cl3, Cr वाटर 5, Cr वाटर 4। तो आप एक चीज देखो, बाहर काउंटर आयन सिर्फ Cl है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस Cl है। तो आप क्या देख रहे हो कि वाटर के अंदर आपको कुछ दिख रहा है, कहीं पे काउंटर आयन में है, कहीं पे वो अंदर बैठे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के वो डिफर कर रहे हैं हर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो जहां पे ऐसा होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो 5th का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला। आई बात समझ में? 5th का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी वाला। ठीक। उसके बाद अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें पूछा है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट। आप जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ना, लिखा है इज नॉट। फिर भावनाओं में मत बह जाना कि हमने तो पता नहीं क्या पढ़ा था और पता नहीं क्या लगा दिया। नोट आता है, इनकरेक्ट आता है, इस तरह के जब सवाल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आता है ना, तो उसको आप पेंसिल से मार्क कर लिया करो, ताकि आप लोगों को वो चीज हाईलाइट हो, या बार बार फिर उस चीज को दिमाग में रख के अपने ऑप्शन को तय करो। ठीक है जी। तो देखो, अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता? क्या पूछा? नहीं करता। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, एटलीस्ट बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए। अब जहां पे इनमें से देख लो जो कंडीशन नहीं है, मतलब वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। तो देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी है, बाइडेंटेड लिगेंड भी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी है, बाइडेंटेड लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बाइडेंटेड लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बाइडेंटेड लिगेंड। मतलब ये शुरू की जो 2 कंडीशन है ना, वो तो हर एक के अंदर है। तो इन 2 के अकॉर्डिंग तो ऑप्टिकल आइसोमर सारे के सारे शो कर सकते हैं। बट जो थर्ड कंडीशन है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए। तो मतलब मेरे को यहाँ पे ना मिरर इमेज बना के एक बार देखनी पड़ेगी। जो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो जाएगी वो बन जाएगा क्या? नॉन ऑप्टिकल आइसोमर, क्योंकि हमें क्या बताना है? नॉन। तो जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं वो होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, पर जो सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे वो फिर नहीं होंगे। तो पहले स्ट्रक्चर बना लो। ये देखो, फर्स्ट और सेकंड वाला आप लोगों को लगेगा कि बिल्कुल मैंने सेम लिख रखा है कोऑर्डिनेशन फॉर्मूला, बट देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में है, यहाँ पे किस में है? ये सिस फॉर्म में है। ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट के स्ट्रक्चर बनाऊं, कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट है ना। और कोबाल्ट के साथ में क्या है? और कोबाल्ट के साथ में है आपके पास 2 इथाइलिन डायमाइन और 2 क्या है? Cl। अब बोलिए इन्होंने ट्रांसफॉर्म, तो मैं क्या करूं? एक Cl मैंने ऊपर लगा दिया ऐसे, एक क्या लगा दिया? नीचे, और ये इथाइलिन डायमाइन मैंने बना दिया ऐसे। ठीक है जी, ऐसे देखो बन गया। अब अगर मैं इसकी मिरर लगा देती हूँ यहाँ पे, अब इस मिरर में आप लोग अपना क्या शक्ल मत देखने लग जाना, बस हमें तो देखना है कि सुपर इम्पोजिबल है या फिर नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ठीक है जी। तो देखो, अब ये एक दूसरे की क्या है? देखो, ईएन को झांक रहा है शीशे में, सीएल को, इस सीएल को, ये ईएन पीछे वाले ईएन को। ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है। क्या है? मिरर इमेज है। बट अगर आप इस राइट वाले स्ट्रक्चर को, मीन्स अगर आप इसको इसके ऊपर उठा के रखोगे तो Cl के ऊपर Cl आएगा, देखो है ना। कोबाल्ट के ऊपर कोबाल्ट आएगा, इसके ऊपर ये, इसी एन के ऊपर ये, इसी एन के ऊपर ये। मतलब ये तो क्या है? ये तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। कैसी है? सुपर इम्पोजिबल। और हमें कैसी चाहिए ऑप्टिकल आइसोमर के लिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल। और इन्होंने पूछा कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, तो फर्स्ट वाला नहीं होगा, क्योंकि इससे जो मिरर इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? वो बन रही है सुपर इम्पोजिबल। कैसी बन रही है? सुपर इम्पोजिबल। बताओ आप लोगों को मेरी ये छोटी सी बात समझ में आई क्या? ठीक है, आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों के लिए ना एक आधे स्ट्रक्चर और बना के दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को बात पल्ले पड़े थोड़ी सी। अब अगर देखो मैं इसकी सिस फॉर्म बनाऊं, तो फिर सिस में क्या हो जाएगा ऐसा? तो देखो, सिस के लिए आप क्या करोगे? सिस के लिए ना आप लोग
दो सीएल को पास पास रखोगे। कैसे रखोगे दो सीएल को? अभी मैंने जो ट्रांस पे रखा था ना, उसको आप कैसे रखोगे? पास पास। तो पास पास अगर आप यहाँ पे रख लेते हो ऐसे दो सीएल, ठीक है, तो इथाइलियन डायमाइन हो गया इधर ये ऐसे, ठीक है। अब आप ऐसे लगा दो बीच में मिरर। अब अगर आप लोग क्या करोगे कि ये सीएल को ये देख रहा है, इसको ये देख रहा है, इसको ये, तो मतलब ये क्या है? मिरर इमेज तो है, बट अगर आप उठा के इस स्ट्रक्चर के इसके ऊपर रखते हो तो देखो सीओ के ऊपर तो सीओ आएगा, है ना, इस सीओ के ऊपर सीओ आएगा, ये वाला सीएल इसके ऊपर आएगा, लेकिन ये वाला सीएल इधर चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगी? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो बी वाला क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमर। और हमें क्या बताना था? जो ऑप्टिकल आइसोमर को शो नहीं करेगा। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा बताया हम लोगों ने? ए वाला बताया, ठीक है। ऐसे ही आप लोग इनमें से अब सी या डी के स्ट्रक्चर एक जैसी ही बनेगी, तो कोई भी मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। देखो क्रोमियम इधर है, ठीक है, और इसके साथ क्या लगानी है मेरे को? 3 EN, ये देखो लगा दिए। अब अगर मैं ऐसे इसकी मिरर इमेज बना दूं, इधर फिर से CN, है ना, इधर EN, इधर EN, इधर EN, देखो एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, बट जब मैं क्रोमियम के ऊपर रखूंगी क्रोमियम आएगा, तो ये वाला EN इधर आएगा, ये वाला EN इधर आएगा, ये वाला EN इधर आएगा, तो फिर से क्या हो जाएगी? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मतलब ये भी क्या शो करेगी? ऑप्टिकल आइसोमर। तो बी सी डी तो ऑप्टिकल आइसोमर को शो करते हैं, बट वन वाला नहीं करता। कारण बस इतना सा है क्योंकि वन वाले में बन रही है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। कौन सी बन रही है? सुपर इम्पोजिबल। तो 6 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला। कौन सा हो जाएगा? ए वाला, ठीक है। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज अ चीलेट कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या है? चीलेट कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि चिलेशन क्या होता है, कि जब भी आपके पास एक हाई मेंबर का लिगेंड, या मैं बोल सकती हूँ जब भी कोई आपका पॉलीडेंटेट, मतलब वो बाय क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट ना हो के वो बाय ट्राई टेट्रा इस तरह का कोई भी पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है, और जब वो डोनेशन करते टाइम एक स्टेबल रिंग बना लेता है, एक स्टेबल साइक्लिक फॉर्म बना लेता है, तो उसी को हम बोलते हैं चिलेशन या फिर चिलेट लिगेंड। अब आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, NH3 क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। यहाँ पे भी NH3, ये Cl-B और ये Fb, मतलब जितने भी लिगेंड्स है ना, तीनों के तीनों ऑप्शंस के अंदर ये मोनोडेंटेट है। लेकिन इथाइलिन डायमाइन एक लौता आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, और जो कि चिलेशन को शो करता है। क्या करता है? चिलेशन शो करता है, इसलिए चिलेट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिर्फ बी वाला। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि कैसे शो कर रहा है चिलेशन, तो मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ। देखो इथाइलिन डायमाइन की ये होता है आपका EN, जिसको हम बोलते हैं इथाइलिन डायमाइन, ठीक है। ये होती है, देखो इसकी दो डोनेटिंग साइट, तो यहाँ पे बैठा है सपोज करो मेटल। जब ये भी और ये ऐसे मेटल को डोनेट करेंगी, तो ये एक साइक्लिक फॉर्म को बना लेते हैं। देखो इस तरीके से 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर की ना यहाँ पे क्या बन रही है? इस तरीके से देखो आप लोग, एक 5 मेंबर की ना ऐसे एक साइक्लिक फॉर्म बन रही है, और 5 मेंबर की जो साइक्लिक फॉर्म होती है वो स्टेबल होती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इथाइलिन डायमाइन है ये एक चिलेटिंग लिगेंड है, ये चिलेशन शो कर रहा है, दैट्स वाई ये आपका क्या है? एक चिलेट कॉम्प्लेक्स है। बताओ इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? 7th का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला, ठीक है। चिलेशन होने के लिए ना आपके पास मोनोडेंटेट नहीं, डाई ट्राई टेट्रा मींस पॉलीडेंटेट टाइप का लिगेंड होना जरूरी है, ठीक। तो 7th को हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी वाला। उसके बाद अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट द लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन से टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट करता है लिंकेज आइसोमेरिज्म को? किसको? लिंकेज को। और लिंकेज होने के लिए आपके पास होना चाहिए एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या होना चाहिए? एम्बीडेंटेट, मतलब जो दो टाइप से या दो साइड से जो डोनेट कर सकता हो, बट एक टाइम पे एक ही करता हो। जैसे ये तो एम्बीडेंटेट नहीं है ना, ये है फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये तो नहीं होएगा। ये और ये भी नहीं है, ये भी नहीं होएगा, ये भी नहीं है एम्बीडेंटेट, तो ये भी नहीं है। बट हाँ, NO2 आपका एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है। कैसा है? एम्बीडेंटेट। और एम्बीडेंटेट लिगेंड अगर किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो वो क्या शो करता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब एम्बीडेंटेट कैसा है कि एक बार तो नाइट्रोजन की साइड से डोनेशन होता है, एक बार होता है ऑक्सीजन की साइड से, तभी हम बोलते हैं ना नाइट्राइट टू N नाइट्राइट टू O। आ रहा है कुछ कुछ धुंधला धुंधला सा याद आंखों के आगे बन रही है आपके सीन, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसलिए बोल रही हूँ, जाके वीडियोस एक बार चेक कर लेना। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? 8th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ठीक। अब 9th में देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीडेंटेट लिगेंड। कौन सा पॉलीडेंटेट लिगेंड है?
पॉलीडेंटेट देखो कौन सा है, NH3 तो क्या है, मोनोडेंटेट है, जिसको आप यूनिडेंटेट भी बोलते हो। ये है आपका इथाइलिन डायमाइन, दिस इज योर बाइडेंटेट लिगेंड। ये है ऑक्सलेटो, ये फिर से बाइडेंटेट लिगेंड है, बट हाँ EDTA ये आपका क्या है, एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है, जो कि एक्चुअली में क्या होता है, हेक्साडेंटेट। कितना होता है, हेक्साडेंटेट, जिसकी डेंसिटी होती है 6 डोनेटिंग साइट जिसके पास होती है। पॉलीडेंटेट लिगेंड कौन सा है, EDTA। तो 9th का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। इसके बाद अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें क्या पूछा है, द फॉर्मूला फॉर द कॉम्प्लेक्स। फॉर्मूला बताना है इस कॉम्प्लेक्स के लिए। आयरन है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, हेक्सा साइनिडो मीन्स 6 CN है, और फेरेट 2। क्या है, फेरेट 2, मतलब ओवरऑल फेरेट। फेरेट क्यों आया, मीन्स आयरन है, और आयरन का बन गया फेरेट। और कब बनता है, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, नेगेटिव, मीन्स काउंटर आयन कहां पे बैठा है, लेफ्ट में, तो वो तो हर एक में ही बैठा है, ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब देखो, अगर आप यहां से आइडिया लगाओ कि हेक्सासाइनिडो, तो हर एक के अंदर 6 CN है, तो ये तो छोड़ दो। फेरेट, अब ये क्या बोला, आयरन, आयरन भी सब में बैठे हैं लेफ्ट में, फेरेट सबके लिए यूज होगा। तो बस यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा ना, वो किसके कारण आएगा, वो आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण। किसके, ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण, ठीक है। तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो आप, किस वाले के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, आयरन की 2 है। किसके अंदर कितनी है, 2 है, ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखो किसके अंदर है। अच्छा एक चीज और है, हाँ तो चलो निकाल के देखते हैं एक बार हम। अगर मैं निकाल के देखूं तो इस वाले, ये वाला कैसे टूटेगा, 2Fe पॉजिटिव, Fe CN6 2 नेगेटिव, ठीक है। मतलब अगर इसके ऊपर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी तो कितना आएगा, +4। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। अब अगर मैं इसके ऊपर निकालूंगी तो कितना आएगा, देखो 4Fe पॉजिटिव, और इसके ऊपर कितना बचेगा ओवरऑल, 4 नेगेटिव। तो इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी निकल के वो कितनी आएगी, +2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। अब अगर मैं इसके ऊपर निकालूंगी तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +5, नहीं होगा। इसके ऊपर अगर मैं निकालूंगी तो कितनी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी, +3, तो ये भी नहीं होएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। तो 10th का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। कैसे पता चला हमें, ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करके पता चला। अब ये जो आयरन 3 है, ये इस 3 का मतलब क्या है, ये देखो जो 3 हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये वाले, ठीक है। तो वैसे भी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो C और D तो होना ही नहीं था, A और B के अंदर ये मैं चेक करना था, ठीक है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी वाला, ठीक। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। एक फॉर्मूला बताना है कॉम्प्लेक्स का, जो है डाइक्लोरो बिस इथेन 1,2 डाइमीन प्लेटिनम फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, नाइट्रेट इज, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले क्या है, डाइक्लोरो। तो डाइक्लोरो, पहले देखो क्लोरो किसके अंदर है, इसके अंदर भी है, इसके भी है, इसके भी है, इसके अंदर नहीं है, तो ये तो यहां से कट गया, ठीक है। एलिमिनेशन करना शुरू कर दो। तो डाइक्लोरो क्या है, इन सबके अंदर है। अब है बिस, बिस के लिए, बिस कब यूज करते हैं, स्पेशल लिगेंड जब होते हैं, ठीक है, उसके लिए। तो बिस के लिए मतलब बिस होता है 2 के लिए, और इथेन 1,2 डाइमीन क्या है, EN, ठीक है। देखो यहाँ पे भी EN 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इससे भी नहीं पता चला। उसके बाद है प्लेटिनम। अब प्लेटिनम क्या है, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। किसके अंदर है, 4। तो अब निकालते हैं कि किसके अंदर प्लेटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, और फिर हमारा क्या है, नाइट्रेट। तो चलो कैसे निकालू, प्लेटिनम को मैं मान लू X प्लस, Cl होता है माइनस लिगेंड, तो -1 × 2, इथाइलिन डाइमाइन न्यूट्रल है जिसके ऊपर होगा 0 चार्ज, NO3 इसके ऊपर भी कितना होता है, -1, तो -1 × 2। तो यहां से अगर मैं देखूं -2 कितना हो गया, +4। मतलब फर्स्ट वाले के अंदर ही प्लेटिनम किसमें है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला। अब अगर मैं इसमें भी निकाल के दिखाऊं एक बार आपको, सी वाले में भी, इसमें प्लेटिनम को X मान लो, Cl को फिर से -1 × 2, En के ऊपर 0 चार्ज, NO3 के ऊपर कितना होता है, -1 चार्ज, कितना होता है, -1, ठीक है। और ये NO3 नेगेटिव अपने ऊपर रखेगा -1, तो इसके ऊपर कितना जाएगा ओवरऑल, +1, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, +1। तो यहां से अगर मैं X की वैल्यू निकालू, देखो -1, ये कितनी हो गई टोटल मेरे पास, +4, ये भी कितनी हो गई, +4। तो अब एक चीज आप लोग देखो कि ये भी आ रही है +4 में, और ये भी आ रहा है, अब हो जाएगा कंफ्यूजन, है ना। तो अब हम चेक करेंगे कि फिर डिफरेंस किस चीज के अंदर है, क्योंकि ए भी +4 में है और ये हमारा सी वाला भी +4 में है, तो मतलब हमें यहाँ पे कुछ और भी देखना पड़ेगा। तो क्या देखना पड़ेगा, फिर से पढ़ो,
देखो डाइक्लोरो क्लोरो दोनों के अंदर है। बिस 2 EN इथाइलिन डायमाइन इथेन 1 2 डायमाइन दोनों के अंदर है। प्लेटिनम दोनों के अंदर है। ऑक्सीडेशन स्टेट +4 दोनों के अंदर है। उसके बाद क्या है NO3 मींस नाइट्रेट। तो नाइट्रेट अगर मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद नाइट्रेट है मतलब वो काउंटर आयन की तरह बैठा हुआ है। और काउंटर आयन की तरह कहां पे बैठा है? ऑप्शन नंबर सी में। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए नहीं, 11th का क्या हो जाएगा? सी वाला। ठीक है, तो आपको ऑप्शन से ऐसे चेक करके देखने हैं क्योंकि अभी गलती हो जाती है अगर मैं ये वाला ऑप्शन चेक ना करती। ठीक है, तो 11th का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला, क्योंकि ये काउंटर आयन के फॉर्म में बैठा है। जब भी मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद किसी भी लिगेंड का नाम दे रखा है मतलब वो किस फॉर्म में है? वो काउंटर आयन की ही फॉर्म में है। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें काउंटर आयन Cl है। आ रही है बात समझ? और इस वाले के अंदर काउंटर आयन कुछ है ही नहीं तो ये भी नहीं होएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा? सी वाला। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। और इसमें मैं मानती हूँ उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन ना आप लोगों को इसलिए दिया है क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करोगे तो फर्स्ट चेक करके कुछ और करोगे ही नहीं। तो जल्दी जल्दी में हम बस 4 देख के ना ये गलती करके आ जाएंगे, तो आपको ये गलती नहीं करनी। ठीक है, तो फिर से इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप छोड़ के नहीं जाओगे। अब 12th में देखो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन की। बिल्कुल आसान है, इसको एक्स मान लो। ये कार्बोनिल आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो 0 × 5 = 0। तो आयरन किस में आ गया भाई? 0 में। मौज हो गई बिल्कुल, इसमें सवाल में कुछ नहीं था। तो बी का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 12th का? सॉरी, बी वाला। ठीक है, अब फिर से आसान कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बिडेंटेड। कौन सा एम्बिडेंटेड लिगेंड है जिसकी 2 डोनेटिंग साइट्स होती है? वो होता है एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो फिर से NO2 हो जाएगा, ये हमें पता ही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13th, द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड इज। अब फिर से देखो टेट्रा अमीन मतलब टेट्रा मीन्स 4, इधर भी 4 इधर भी, इसमें नहीं है तो इसे तो काट दो आप, ऑप्शन कट गए यहाँ से सी वाला। तो टेट्रा अमीन, उसके बाद क्या है? एक्वा। एक्वा मतलब वाटर, एक एक है देखो, इसके अंदर भी एक, इसके भी, इसके भी। क्लोरिडो Cl सबके अंदर है, लेकिन ये देखना है कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 किसके अंदर है? क्या है? 3 किसके अंदर है? तो चलो निकालो। अगर मैं सबसे पहले इसको कैसे तोड़ोगे? 2 Cl नेगेटिव और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना आ जाएगा? ओवरऑल 2 पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू, कोबाल्ट को मान लो X, ये अमीन होता है न्यूट्रल तो 0, वाटर भी 0, Cl के ऊपर -1 = +2। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? +3। तो मतलब फर्स्ट वाला हो सकता है, बट पहले मैं और भी चेक करूंगी क्योंकि पहले हम इस गलती से को पार करके आए हैं आगे। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें अगर मैं देखूं, इसमें 3 Cl नेगेटिव टूटेंगे, इसके ऊपर कितना छोड़ देंगे? +3। तो इसमें आप कोबाल्ट को X, अमीन 0, वाटर 0, -1 = +3। तो इसमें आ रही है X की वैल्यू कितनी? +4। तो ये तो नहीं होएगा। ठीक है, इसमें निकाल लो, इसमें Cl के ऊपर -1, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +1, तो X +0 +0 -1 = +1। तो इसमें X की वैल्यू कितनी आ रही है? +2। तो चलो ये भी नहीं होएगा। तो इसमें तो बाय चांस ए को हमने चेक करा और यही मिल गया, बट पहले वाली गलती से सीखना है कि हमें सारे ऑप्शंस को चेक कर लेना है। ठीक है, चलो तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 13th का? ये वाला। 15th देखो कि एम्बिडेंटेड लिगेंड्स लाइक NO2 नेगेटिव एंड HCN नेगेटिव आर। ये जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है ये कैसे हैं? ये यूनिडेंटेट है, ये पोली है, ये डाई है, या वेरिएबल डेंसिटी है? तो एक चीज याद रखनी है, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के पास एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट होती है, बट एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा, तो इसलिए वो क्या होंगे? यूनिडेंटेट, क्योंकि एक टाइम पे क्या करेगा? एक ही डोनेट करेगा। आई इतनी बात समझ? तो 15th का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला। उसके बाद अब देखो आप 16th वाला, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स। इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के मत आ जाना। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या पता होने चाहिए मेरे को? कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं इनटू उनकी डेंसिटी। तो लिगेंड के नंबर तो है 3 लेकिन डेंसिटी है 2, तो 3 दूनी 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी भी। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद 17th आपको ये दे रखे हैं, देखो द पेयर ऑफ CONH34Cl2Br2 CONH34Br2Cl2। फिर से काउंटर आयन खेल रहा है अंदर वाले लिगेंड के साथ। अगर ये अंदर वाले लिगेंड के साथ खेल रहा है मींस दिस इज योर क्या, कौन से टाइप का है ये? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा है? आयनाइजेशन। तो 17th का कौन सा हो जाएगा? सी वाला। ठीक है,
उसके बाद आ जो 18th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल। ये थोड़ा सा अलग है और इंपॉर्टेंट भी है कि कौन सा मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो देखो मोस्ट स्टेबल होने के लिए अगर उसके अंदर चिलेशन हो रहा है तो मतलब वहां पे स्टेबिलिटी है। अब CO H2O है सीन, ये तो कोई भी चिलेशन शो नहीं करता, बट हाँ ऑक्सीलेटर शो करता है, तो ये चिलेशन शो करेगा। अगर ये चिलेशन शो करेगा तो ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब आप बोलोगे कि ये चिलेशन कैसे शो कर रहा है, देखो ऐसे करता है, CO नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये दोनों जब ऐसे मेटल को देंगे तो एक साइक्लिक ऐसे आपकी फिर से 5 मेंबर की रिंग बनती है जो कि स्टेबल होती है, मींस ये चिलेटिंग लिगेंड है। तो जहां पे चिलेशन होगा वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दूसरे लिगेंड्स के। ये सब हमने पढ़ रखा है थ्योरी के अंदर। तो 18th का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C वाला, क्योंकि ऑक्सीलेटर यहाँ पे क्या शो करेगा, चिलेशन। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो 19th फिर से इंपॉर्टेंट है कि कितने आयंस आपको प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स। तो कितने आयंस होंगे, तो देखो एक चीज याद रखना कि अगर लेफ्ट में काउंटर आयन है और ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो ये हमेशा टूटेगा पॉजिटिव में और ओवरऑल इसके ऊपर छोड़ेगा नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर राइट में ये आपका काउंटर आयन है तो ये अपने ऊपर तो लेगा नेगेटिव चार्ज और इस पूरे के ऊपर क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। आई इतनी बात समझ। तो ये कैसे टूटेगा, देखो CO अमोनिया 5Cl और ये नेगेटिव में 2Cl नेगेटिव। जब 2Cl नेगेटिव है तो उसके ऊपर कितना छोड़ेगा, ओवरऑल +2। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, 3। अब आप बोलोगे आपने तो फटाक से लगा दिया 3, कैसे पता चला, देखो मेरे को ऐसे पता चला क्योंकि 2Cl नेगेटिव 2 तो ये है मेरे पास, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है नॉन आयनाइजेबल पार्ट, तो उसको हम एक आयन की तरह ही कंसिडर करेंगे। तो एक तो ये हो जाएगा पूरा और 2 ये, और 1 + 2 = 3, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे यहाँ पे आपके, 3। बता दो इतनी सी बात मेरी समझ में आई क्या, ठीक है। तो 19th का करेक्ट ऑप्शन इज 3। उसके बाद अब आप आ जाओ अपने सवाल नंबर 20 पे। अच्छा वैसे मैंने ना आप लोगों के साथ एक धोखा कर दिया, मैंने लिखा है ऊपर टॉप 20 MCQs, बट मैंने ना इसमें 22 डाल दिए। मुझे फिर 2 MCQ और ठीक लगे, फिर मैंने सोचा चलो भाई कोई नहीं 2 और डाल दो, ठीक है। इसे मैंने 2 और ऐड कर दिए इसमें। अब देखो प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड पर फॉर्मूला यूनिट इन एन एक्वस सॉल्यूशन। कितने नंबर ऑफ आयंस यहाँ से प्रोड्यूस होंगे, फिर से देख लो आप लोग, सेम ही टाइप का सवाल है, ठीक है। तो अगर वो नहीं समझ आया इसको, देखो भाई ये कैसे टूटेगा, फिर से 3Cl नेगेटिव + 3 पॉजिटिव, तो ये तो पूरा एक ही होएगा और 3 ये, तो 1 + 3 = 4। तो फिर से नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, टोटल 4। कितने हो जाएंगे, 4। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, 4th वाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, ऐसा मैंने आप लोगों को ना आई थिंक फर्स्ट या सेकंड कौन सी वीडियो में कराया था और मैंने वहां पे भी बोला था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, और देखो यहाँ पे भी ये पूछ रखा है, ठीक है। तो ये ना मैंने एक सैंपल पेपर से उठाए हैं कुछ MCQs, ठीक है। कुछ MCQs मैंने आपकी NCERT देखी वहां से, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मिलेंगे, मतलब मिक्सचर मिलेगा MCQs का, ताकि बस कोई MCQ ना छूटे ना। आप लोगों के सामने जो MCQ आए ना बोर्ड्स के एग्जाम में, वो आप लोगों ने पढ़े हुए हो, इतना मैं चाहती हूँ। और ये हो जाएगा अगर आप लोग इस सीरीज को ना कंटिन्यूटी के अंदर फॉलो करोगे तो, ठीक। अब देखो when 1 mole of COCl3.5 ammonia was treated with excess of silver nitrate solution। जब मैं इस पूरे, ये पूरा जो मेरे को 1 मोल इसका दे रखा है COCl3.5 अमोनिया का, जब मैं इसको ट्रीट करती हूँ एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो ना 2 मोल्स AgCl के प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, 2 मोल्स, ठीक है। अब 2 मोल्स कहाँ पे होंगे प्रेसिपिटेट आउट, तो भैया यहाँ पे होंगे। आप बोलोगे आप तो रट के आई हो, देखो मैं रट के नहीं आई, मैं थोड़ा सा दिमाग लड़ा रही हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने एक चीज समझ रखी है कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला पार्ट होता है, दिस इज योर नॉन आयनाइजेबल पार्ट। क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल। और अगर ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट है तो मतलब बाहर वाला ही करेगा जो रिएक्शन अपना जो भी करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी ना एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, तो यही बनाएगा बस AgCl। और क्योंकि एक Cl है तो आपको एक ही मोल मिलेगा AgCl का फर्स्ट ऑप्शन में। यहाँ पे भी एक Cl है, यहाँ पे भी एक मिलेगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होंगे। यहाँ पे तो है ही नहीं Cl, बहुत बढ़िया, यहाँ पे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। और यहाँ पे कितने हैं, 2 Cl, तो यहाँ पे आपको 2 AgCl को प्रेसिपिटेट आउट के फॉर्म में ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो दिमाग आपको अपना ये बत्ती को ना खोल के रखना है, दिमाग की, इसको बंद नहीं करना, इसको खुला रखना है। कुछ वैसे ही आगे ठंड में आपके लोगों के दिमाग जाम हो जाते हैं बिल्कुल, तो भाई उनको खोलो, दिमाग के ढक्कन सब खोल दो अपने, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 21st का P वाला। क्यों,
याद रखो, क्योंकि ये जो अंदर वाला पार्ट है दिस इज योर नॉन आयनाइजेबल पार्ट, तो ये तो आयनाइजेबल नहीं होगा भैया, जब ये होगा नहीं तो बाहर वाला ही होगा। आगे बस में यही होगा, यही होगा तो बस यही देगा वो प्रेसिपिटेशन से जो भी अपना देगा, ठीक। तो 2AgCl इसके वजह से आपको मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन में कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपसे पूछ लेंगे बस, और आप लोग फिर करके आओगे, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया 2 बार, ठीक। अब देखो फिर से इंपॉर्टेंट है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है आपकी टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड के अंदर, दैट इज डेल्टा टी। डेल्टा टी किसके बराबर होती है? 4/9 डेल्टा नोट के। दिस इज योर फर्स्ट ही है आपका करेक्ट ऑप्शन। तो आप लोगों को 22 का कौन सा लगाना था? ये ऑप्शन। तो 4/9 डेल्टा नोट के बराबर होता है। ये वाला रिलेशन तो हमने कुछ पढ़े ही नहीं है, ठीक है। तो CFSC जो मतलब जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है आपकी उस टेट्राहेड्रल क्रिस्टल के अंदर, डेल्टा टी वो किसके बराबर होती है? इसके 4/9 डेल्टा नोट के। अच्छा एक चीज और, मैंने अभी बोला था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो CFSC होती है ना, तो ये आप इसको मत कंसिडर करना। ये होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो हम डेल्टा टी से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के अंदर ना डिफरेंस है थोड़ा सा, ऐसा आप लोगों की काम का नहीं है इतना, बट फिर भी मैं बता रही हूँ। CFSC एक अलग टर्म है, जब CFSC की वैल्यू निकलवाते हैं तो फिर आपको वो इलेक्ट्रॉन्स को भर के T2G EG में तब हम निकालते हैं, ठीक है। वो 2 नंबर वाले जो सवाल मैं आपको कराऊंगी जब इस चैप्टर के, तब समझा दूंगी। तो भाई देखो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग अभी तक यहाँ पे टिके हुए हैं, आप लोगों को करना इतना है, अगर नए हैं तो आप लाइक करोगे चैनल को, ठीक है। सॉरी, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक तो आप वीडियो को कर दोगे, ठीक है। वीडियो को आप लाइक करोगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, आप वीडियो को फर्दर शेयर भी करोगे, जो आपको लगता है कि भाई ये बच्चे देखने वाले हैं या इनके लिए ये वीडियोस बेनिफिशियल है, ठीक है। इतना आप लोग काम करोगे। ये आज से हमने चालू कर दिया। ये पहले आपके पास टॉप 20 MCQs आई हैं, जिससे आपको पक्का कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले चैप्टर से आपको, अगर आप एग्जाम में देखोगे बोर्ड में, तो वहां पे आपको यहाँ से कोई ना कोई सवाल पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आप सारी ये सीरीज कंप्लीट करना 1 मार्क्स की MCQ वाली, जब भी आप इस वीडियो को देखोगे। उसके बाद फिर आप 2 मार्क्स की ऐसे करते करते इन 1.5-2 महीनों में ना हम पूरी अपनी केमिस्ट्री को एकदम मस्त कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप लोग